हम 7 बहन भाई हैं। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ, अपने खानदानों में मसरूफ। बचपन से ही हम सारे बहन भाई आपस में घुल मिल कर खेला करते थे, सिवाय हमारी बड़ी बहन के। बचपन से ही हमने सुन रखा था कि वो थोड़ा मुख्तलिफ हैं। जब हम सारे बहन भाई किसी पार्क में जाके एक साथ खेला करते, तो उस वक्त भी हमारी वो बड़ी बहन घर के छत के किसी एक कोने में अकेले तनो तना बैठी हुई आसमान की तरफ देखकर बातें करती। हमें लगता कि शायद तन्हा पसंद है। वालिदैन को भी यही लगा। हम लोग एक मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक रखते हैं। वालिद की छोटी सी जॉब थी जिसमें पूरा घर गुजारा करता था। अभी भी वालिदैन के गुजर जाने के बाद सारे बहन भाई आपस में एक दूसरे से खैरियत दरियाफ्त करते हैं, चाहे मुल्क से बाहर हों या मुल्क में, सिवाय उस बड़ी बहन के। वो कहाँ है, किधर है, किस हाल में है, किसी को कुछ नहीं मालूम। और मालूम भी कैसे होगा। 2006 में जो बर्बादी हमारी उस बड़ी बहन की शुरू हुई, वो आज तक चल रही है। लेकिन 2006 में क्या हुआ, उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा माजी की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2006 में हमारी बहन की बर्बादी शुरू हुई, लेकिन उस बर्बादी की शुरुआत दर हकीकत 2006 से नहीं बल्कि कई साल पहले से हुई। जहां पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ के हंसी मजाक कर रहे होते, वहीं हमारी वो बहन तन्हो तना किसी कमरे में, अकेले अंधेरे कमरे में खामोशी से किसी कोने में खिड़की की तरफ आहें भरकर किसी से गुफ्तगू कर रही होती। रात गए जब सब सो जाया करते थे, तो कदमों की आवाज आती थी जैसे कोई कमरे से बाहर निकल के गया है। जब 2-3 दफा ऐसा हुआ, तो हमारे सबसे छोटे भाई ने यह जसारत की कि आखिर कौन है जो रात गए कमरे से बाहर निकलता है, देखे जाके। एक रात, ये सर्दियों का समा था, सब एक ही कमरे में सोए हुए थे कि रात 3 या 4 बजे के करीब अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। उस आवाज से हमारा घर का छोटा भाई वो उठ जाता है और उसको एक परछाई गुजरती हुई दिखाई देती है। उठकर खड़ा होता है और उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजा जो पहले थोड़ा सा खुला हुआ था, जब उसको पूरा खोलता है और उसकी नजर सामने सहन की सीढ़ियों पर पड़ती है जो कि छत की तरफ जा रही थी, तो देखता है कि हमारी बड़ी बहन नींद की हालत में सीधा उन सीढ़ियों से चढ़ती हुई छत की तरफ जा रही है। यह अनजाने में उनको आवाज लगाता है, लेकिन वो सुना अनसुना करती हुई छत की तरफ चली जाती हैं। ये फौरन से कमरे में वापस आता है, हमारे अब्बा को उठाता है और उनको बताता है कि ऐसे हमारी बहन छत पे गई हैं, रात के 3 बज रहे हैं। अब्बा नीम हालत में उठते हैं
बड़बड़ाते हुए, गुस्सा करते हुए चप्पल पहन के कमरे से बाहर निकलते हैं। सहन में खड़े होके बड़ी बहन को आवाज लगाते हैं कि चलो नीचे आ जाओ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। भाई अब्बा के साथ उन सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए छत की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही छत पर उनका पहला कदम रखते हैं तो देखते हैं कि बहन छत के बिल्कुल कोने पे आसमान की तरफ चेहरा किए हुए खड़ी हुई है। उन दोनों को उस वक्त ये लगा कि शायद घबराहट हो रही होगी, सांस लेने में कोई दुश्वारी हो रही होगी, जिसकी वजह से बहन कमरे की छत पर चली गई हैं। आगे बढ़ के वालिद साहब जैसे ही उनके कंधे पे हाथ रखते हैं तो वो ऐसे चौंक कर खड़ी होती है जैसे वो खुद नींद में हो। अब्बा के कंधे पर हाथ रखने से पहले मैं अपने वालिद साहब के पीछे ही मौजूद था। जब हम अपनी बहन की तरफ बढ़ रहे थे तो मैंने गौर से अपनी बहन को बातें करते हुए सुना था, जैसे वो किसी से गुफ्तगू कर रही हो। खैर, वो रात तो गुजर गई। बहन वापस कमरे में नीचे आके लेट गई। अब्बा भी गुस्सा करते हुए कमरे में आए, वो भी सो गए। लेकिन मेरे छोटे भाई पे एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। उसके बाद ये सिलसिला तकरीबन रोजाना ही होता था। रात के किसी पहर हमारी बहन अचानक से उठ के कमरे से बाहर चली जाती। ये इस हद तक बढ़ गया था कि हमें कमरे में ताले लगा के उस पे लॉक लगाना पड़ गया था। दिन गुजरते गए। हमारी बहन थोड़ी सी मुख्तलिफ और से ज्यादा होती चली गई। घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। घर के किसी एक कोने को अपना ठिकाना बना के उधर ही दिन भर गुजार देना। जब वालिदैन को थोड़ा बहुत शक हुआ तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर्स के एनालिसिस के बाद हमें यह अंदाजा हुआ कि हमारी बहन को शदीद डिप्रेशन है। लेकिन ये वो जमाना था जब डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके बारे में ज्यादा सोसाइटी में रहने वाले लोगों को इल्म नहीं था। महज सिर्फ अटेंशन सीकिंग की टेक्निक समझ के इस बात को भी इग्नोर कर दिया गया, और फिर वक्त गुजरता गया। फिर अक्सर ऐसा होता कि हमें अपनी बहन के साथ कोई और भी ऐसा मौजूदगी का एहसास होता कि जैसे हमारी बहन अकेली नहीं है। मतलब जैसे एक रात को हम सब घर वाले सहन में बैठे हुए थे और हमारी यही बहन अपने कमरे में मौजूद थी, तो हम सब ने बाकायदा ऐसी आवाज़ सुनी जैसे कोई कमरे में मौजूद है और बहन के साथ गुफ्तगू कर रहा है। अंदर जाने पर देखा तो बहन सिर्फ अकेली बैठी हुई थी, और अजीब सी एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे थी। गाए भगाए डॉक्टर्स का इलाज होता गया। साथ साथ हमारे खानदान में इस बात पे भी जोर डाला गया कि इनका कोई रूहानी इलाज करवाया जाए, जिसपे हमारे वालिद का ज्यादा जोर नहीं था। लेकिन जब वाकयात और सिलसिले इस तरह के होते गए तो उनको भी शक पैदा हो गया कि कहीं कुछ और मामला तो नहीं। और इसी तरीके से हमारे घर में बाबाओं का इस्तकबाल होता है। एक के बाद एक इस तरह के अजीब व गरीब आमिल इल्म रखने वाले लोग आते हैं, जो कोई झाड़ करता है, कोई झाड़ू मारता है, कोई पानी देता है, कोई कुछ फूंकता है। मोहल्ले में भी ये बात मशहूर होना शुरू हो गई थी कि इनके घर में कोई एक ऐसा शख्स मौजूद है
जिसके कुछ मामलात बिगड़े हुए हैं। मोहल्ले वाले भी डरना शुरू हो गए थे, लेकिन हम क्यों डरते, हमारी तो वो बहन थी। खैर, फिर एक ऐसा वक्त आया कि हमारी बहन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जैसे आम बहन भाई होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वैसे ही हमारा भी टाइम गुजरता गया। ये हमारी तालिब इल्मी के दिन थे। इसी दौरान हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है। थोड़े ही अरसे के बाद हमारी उस बहन की शादी की जाती है। और ये कहानी शुरू होती है 2006 से। 2006 के बाद हमारी बहन रुखसत होके अपने घर चली जाती है और कई सालों के डिफरेंसेस से बाकी तमाम बहन भाइयों की भी शादी हो जाती है। कुछ मुल्क से बाहर चले जाते हैं, कुछ इसी मुल्क में रह जाते हैं। अब जो हमारे बहनोई थे वो कुछ शिकवे शिकायत करते हुए सुनाई देते। ऐसा लगता उनकी बातों से कि शायद बहन की और उनकी बन नहीं रही। अक्सर हमें उनके चेहरे पे, जिस्म पे मारपीट के निशान नजर आते। यहां तक कि कभी कभी हमें अपने बहनोई के जिस्म पे भी मारपीट के निशान नजर आते। जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑब्वियस होना शुरू हुई तो किसी दिन बैठ के हमने अपने बहनोई से पूछा कि आखिर मामलात कैसे चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब एक कैफियत बयान की। बकौल उनके कि आपकी बहन रात गए कमरे से बाहर निकलती है, बैल्कनी की तरफ जाके बैठ जाती है और फजर होने तक वहीं बैठी रहती है। 4-5 दफा जब ये चीज उन्होंने नोट की और बहन से इसका तकाजा किया कि आखिर ऐसा क्यों करती है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। यहां तक कि उसने तो ये भी मानने से इनकार कर दिया कि वो कमरे से बाहर गई थी। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कुछ ऐसे वाकयात का जिसको सुनकर हम सब भी घबरा गए। हमें लगा कि शायद जो बचपन में वाकयात होते थे वो दोबारा से होना शुरू हो गए हैं। वैसे ही अपने घर की छत पे जाके उस कोने पे खड़े होके आसमान की तरफ बातें करना, किसी और की मौजूदगी का भी एहसास होना। ससुराल वालों को शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और के साथ ही चक्कर चल रहा हो, जिस पे थोड़ी सी सख्ती की गई, डांट डपट की गई। लेकिन हमारी बहन को तो इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था और शायद इसी वजह से हमारे बहनोई के दिल में भी शक पैदा हो गया कि कहीं ये सच्चाई छुपा ना रही हो, और इसी वजह से रिश्ते में लड़ाई झगड़े पैदा हुए। खैर, ये सिलसिला तो 14 साल तक चलता रहा। इन 14 सालों में हमारे बहनोई ने कई दफा हमें आके और हमारी वालदा को आके ये बताया है कि आपकी बहन, आपकी बेटी कुछ अलग है, कुछ मसले हैं उसके अंदर। लेकिन हमारी वालदा, चूंकि हमारी वालदा की वो पहली औलाद थी, पहली औलाद से मोहब्बत कुछ अलग ही होती है, तो वो मानने से इनकार कर देती थी। बकौल हमारे बहनोई के कि एक दिन रात गए अचानक से इनकी वाइफ उठती हैं और इनको मारना शुरू कर देती हैं। मारते मारते उस लड़की की आवाज बदल जाती है, यहां तक कि चेहरा बदल जाता है। खैर, इन 14 सालों में उनके 2 बेटे होते हैं और सबको यही लगता है कि अब चूंकि शादी भी हो गई है, औलाद भी हो गई है, तो अब मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन 2020 में हमारी बहन अपनी एक औलाद को लेकर
वालदा के घर आ जाती है। और उस वक्त हमें ये पता चलता है कि हमारी बहन और बहनोई के बीच में सेपरेशन हो गई है। उस वक्त ट्रॉमा ही इतना बड़ा था कि हम अपनी बहन के साथ खड़े हो गए। हमें लगा कि शायद हमारे बहनोई बड़ा जुल्म करते हैं, बहुत मारते हैं, पीटते हैं। लेकिन सच्चाई तो अब खुलने वाली थी। हम सब तो अपने अपने घरों में मशगूल थे। वालदा और हमारी बड़ी बहन एक साथ रहा करते थे उस घर में। तो सारे बहन भाइयों को ऐसा लगने लगा कि वालदा जो है वो डर रही हैं उस घर में रहने से। पूछने पर उन्होंने बताया कि ये जो तुम्हारी बड़ी बहन है, ये कई कई दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकलती, अकेली रहती है, और इसके कमरे से किसी और की बातें करने की आवाजें दोबारा सुनाई देती हैं। और अक्सर रात को इसके कमरे से अजीब और गरीब तरीके से हंसने की आवाजें आती हैं। जो बेटा बहन के साथ आया था, वो भी डर के मारे बजाय अपनी वालदा के अपनी नानी के साथ सोना शुरू कर देता है। बहन बिल्कुल अलग थलग हो जाती है। इसी दौरान जब ये मामला उरूज पर होते हैं, हमारी वालदा का भी इंतकाल हो जाता है। और फिर उस इंतकाल के बाद हमारी बहन एक दिन अचानक से अपना सामान बांध के घर से बाहर निकल जाती हैं। कई दिनों के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारी बहन किसी और जगह पर रह रही हैं। ढूंढते ढूंढते हम उन्हें वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक कमरे के घर में वो तनो तना रह रही हैं। हालत बिल्कुल बदल चुकी है। वो बहन हमारी वैसी नहीं रही जैसे बचपन में हमने उसे देखा था, या जवानी में देखा था, या थोड़े दिन पहले वालदा के इंतकाल से पहले देखा था। बात करने पर हमें कुछ अपनी बहन मुख्तलिफ लगी। कभी वो कोई बात करती तो कभी कुछ बोलती। इसी दौरान एक दिन हम तीन चार बहन भाई मिल के अपनी उस बहन के घर गए समझाने के लिए कि भाई तुम इस इलाके से हट के हमारे घर की तरफ आ जाओ ताकि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें, मिल बैठ के बातें कर सकें। अभी ये गुफ्तगू शुरू ही हुई थी कि हमारी बहन की आवाज बदल गई, रूप बदल गया, चेहरा बदल गया, एक्सप्रेशंस बदल गए। और ये पहली दफा था कि हमने अपनी उस बहन को इस हालत में देखा था। हाँ, अलबत्ता हमने अपने बहनों ही से अक्सर सुन रखा था, लेकिन कभी भी इस बात पे यकीन नहीं हुआ था। लेकिन आज जब हमने उसको उस हालत में देखा तो हमें अंदाजा हुआ कि हमारे बहनों ही पे क्या आखिर कहना क्या चाहते थे। उस वक्त हम सबको ये अंदाजा हो गया था कि ये कोई डिप्रेशन या एंजाइटी अटैक्स नहीं, बल्कि मामलात कुछ और हैं। और चंद मिनट के अंदर ही हमारी बहन, जिसकी उस वक्त आवाज बदल चुकी थी, अंदाज बदल चुका था, वो मिनटों के अंदर ही दोबारा से उसी तरह की हो गई जैसे हमारी बड़ी बहन थी। सब लोगों ने फिर ये हादसा देखने के बाद डिसाइड किया कि शायद हमारी बहन का रूहानी इलाज कराना पड़ेगा, जिसके लिए हमने एक खानदान के ही बुजुर्ग को बुलाया। खानदान के बुजुर्ग हमारे घर आए, उन्होंने बहन को देखा और देखते ही उनको मामलात समझ में आ गए। बकौल उनके, आपकी बहन पे किसी ने शदीद जादू कराया हुआ है, और ये जादू अभी का नहीं है, बचपन से ही किसी ने इसके ऊपर जादू किया हुआ है, और इसका काट होना बहुत मुश्किल है। और वो था भी मुश्किल। जब भी वो बुजुर्ग
कुछ पढ़ने की कोशिश करते, कुछ अमल करने की कोशिश करते, तो हमारी बहन के ऊपर हाजिरी हो जाती। और हाजिरी भी ऐसे एक आवाज़ में जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता कि ये जो भी मखलूक इसके अंदर अभी हाजिर हुई है वो ज़्यादा खुश अखलाक नहीं है। चीज़ों को तोड़ना, दीवारों पे जाके सर मारना, अपने आप को ज़ख्मी कर देना, चीखना, चिल्लाना, अजीब सी आवाज़ में हंसना, ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा था और हम बेबस थे, हम कुछ कर नहीं पाते थे। खैर 3-4 महीने लग के इलाज करवाया गया और बकौल उन बुजुर्ग के वो इलाज की वजह से बेहतर भी हो गई। जो जिन हमारी बहन के पीछे मौजूद था वो अब उनसे उतर चुका था। अब हमारी बहन नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती थी और ऐसा ही हम सोच भी रहे थे। लेकिन एक शाम मैंने ऐसे ही सोचा कि अपनी बड़ी बहन के पास जाऊं, उससे मिलूं, बातें करूं और उसके साथ बाहर खाने पे चली जाऊं। अपने बच्चों को अपने मियाँ के पास छोड़कर मैं अपनी बहन की घर की तरफ गई हूँ। घर में दाखिल हुई, सलाम दुआ हुई, हाल अहवाल पूछा और जैसे ही मैंने अपनी बहन को बाहर जाने की दावत दी तो क्या देखती हूँ कि वही रंग और रूप, वही जलाल, वही गुस्सा दोबारा से मेरी बहन के रूप में मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो जिन गया ही नहीं। और उस दिन मेरा पहली दफा आमना सामना हुआ उस मखलूक के साथ। जो मुकालमा मेरे और मेरी बहन के बीच हुआ वो इतना भयानक था, इतना दर्दनाक, इतना खौफनाक था कि मैं शायद अल्फाजों में बयान ही ना कर पाऊं। मेरी बहन ज़ारो कतार तकलीफ में मुझे रोती हुई नजर आ रही थी और साथ साथ उन्हीं आंसुओं के बीचों बीच उस चेहरे पे एक अजीब शैतानी मुस्कुराहट भी थी। वो पल में तकलीफ दे आवाज में मुझसे गुफ्तगू करती और चंद सेकंड के बाद ही उसी शैतानी आवाज में मुझसे बात करती जिसको सुनकर मुझे खौफ तारी हो रहा था। मैंने अपने बाकी बहन भाइयों को कांटेक्ट किया, उनको पूरा सिलसिला दोबारा बताया। वो भी खौफजदा हो गए। उन बाबा को दोबारा से रुजू किया गया, इलाज दोबारा किया गया। लेकिन फिर वो हुआ जिसका हम सब तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। एक रात हमारी बहन अपने घर से निकली और कहां गई ये किसी को भी नहीं मालूम। ये सब सुनने के बाद आप सबको शायद ये लगे कि मेरी बहन का शायद दिमागी तवाज़ुन खो बैठा था, शायद वाकई में उसको डिप्रेशन था, या फिर कहानी कुछ और है। शायद उसके ऊपर जुल्म इतना हुआ, या शायद वाकई में कोई ऐसी मखलूक थी जो उसके साथ जुड़ी हुई थी। इन 3-4 महीनों के बीच में जब कई सारे वाकयात इस तरह के हुए कि जब हम बहन भाई आपस में बैठते और वो हाजिरी हो जाती तो हमने कई दफा उस गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने की कोशिश की और सिर्फ एक दफा ही हम वो गुफ्तगू रिकॉर्ड कर पाए। अगर लोग वो गुफ्तगू सुन लें
तो शायद आप लोग को भी समझ में आ जाए कि हम किस अजियत से गुजरे और हमारी बहन किस तकलीफ में है। सुनने वालों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हार्ट का मसला है या पैनिक अटैक होते हैं तो प्लीज चंद मिनट के लिए हमारी स्ट्रीम रोक दीजिए, क्योंकि अब जो आप आवाज सुनने वाले हैं वो उन्हीं बहन की आवाज है जिनके साथ वो वाकयात पेश आए। ये मैं तो नहीं हूँ। मैं ऐसे बात क्यों करूँगी? वजह क्या? तुम लोग पागल हो चुके हो। मैंने क्या कोई ऐसी बात ही नहीं की है। किस बात की बात कर रहे हो तुम? नहीं, मैं तो 9 बजे सोई हूँ। मुझे तकलीफ रही है, पूरे जिस्म में दर्द था और मैदे में बहुत दर्द हो रहा था और कंधों में दर्द हो रहा था। मैं पढ़ के फिर सोई हूँ, तो इसलिए फिर अभी उठी हूँ। कौन सी टेंशन? आयतल कुर्सी नहीं पढ़ना, कहा है ना। पढ़ाई कोई नहीं करना, कोई भी पढ़ाई नहीं करना। मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी अगर कोई भी पढ़ाई की तो फिर मैं बात भी नहीं करूंगी किसी से। तू झूठी है। नहीं, कोई भी नहीं है। मैं किसी को भी नहीं आने देता, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। मैं हूँ सिर्फ उसकी जिंदगी में, ना कोई होगा ना होने दूंगा। मुझे सब पता है। मैं इसके साथ सालों